हेलो बच्चों, डायरेक्शन गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए रोज का तरह आज भी हम लोग एक नया सेशन और नया क्वेश्चन लेके आते हैं और इस सेट 2 में देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आप इस क्वेश्चन को जितना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और चलिए देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इतना भरोसा रखिए कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरे तरफ से चैलेंज है, वादा भी है आपसे। आप एग्जाम देकर आके बोलिए सर, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज किया सर यहाँ से क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन था, इस लेक्चर से क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखो, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है ना, हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा धनात्मक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपको क्वेश्चन पूछा गया। कोई शब्दकोश है, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है। जब आप उसको पढ़ते समय अगर आप कोई लेंस का उपयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहेंगे? पहला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, दूसरा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का, तीसरा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब शब्दकोश को पढ़िएगा तो आपका आंख के नजदीक होगा तो आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? तो उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ उत्तल लेंस है, उसके बाद एक 50 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर। ये कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला हो जाता है कि सर कौन सा लेंगे। आप बिंदास ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर लेंस वाला फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। जब आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लीजिएगा तो आपको जो शब्दकोश होता है, अक्षर जो होता है शब्दकोश में, वो आसानी से विजिबल होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति, एक मिनट, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहां गया? थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग अगला लेक्चर में देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन को एक मिस हो गया, शायद टाइपिंग में मिस हो गया होगा, क्योंकि टाइप करते समय हो सकता है तीसरा क्वेश्चन छूट गया हो या फिर वो डायरेक्ट चौथा ही नंबर डाल दिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति समतल दर्पण को की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? अब वो ना उत्तल दर्पण का चर्चा कर रहा है ना समतल दर्पण का। और आपको एक बात पता होगा, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन का ऊपर भी खेल है। आपको डायरेक्शन पूछा है तो इसका 4 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। जब हमारा नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। हम दूर के वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब जब निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं तो उसको हम कौन सा दोष कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष? कौन सा दोष कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? जब हम नेत्र क्या फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे होते हैं जो दूरदृष्टि दोष। तो आप लोग को हम बता दें कि अगर आपको दोष वाला क्वेश्चन पूछे, आपको दूरदृष्टि दोष और क्या हो दीर्घ दृष्टि दोष का कभी भी पूछे, सॉरी दीर्घ दृष्टि और दूरदृष्टि एक ही चीज होता है, या फिर आपको निकट दृष्टि दोष का पूछे, जैसे निकट हो गया, क्या हो गया? निकट, और एक हो गया दूर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को कई एक बार पूछा जाता है और बच्चा गलत भी कर देता, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। आपका पास 2 तरह का दर्पण लेंस है। कौन कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है एक, और एक है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस।
चलिए हम लोग देखते हैं कि निकट में 3 अक्षर मेनली है, तो 3 वाले के लिए 4 को लेंगे और 2 वाले के लिए 3 वाले को लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि, यानी 2 अक्षर है, तो हम खोजें तीसरा वाला क्या है, उत्तल दर्पण लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विद्युत आवेश का इकाई होता है। तो विद्युत आवेश का इकाई क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ये क्वेश्चन को हम लोग पिछले सेट में भी किए हुए थे, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान होगा, आसानी से आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामांकन जिसने किया था वह है जो विद्युत आवेश जो होता है, जब आवेश होता है, एक होता है पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो नामांकन किया था वो किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किया हम लोग का, अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं उनकी संख्या। अब जब हम एक कोई पदार्थ लेते हैं, जब उससे हम किसी पदार्थ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने का बात करते हैं, तो उसका धन आवेश क्या हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, धन आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इससे 110 वोल्ट और पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। कितना क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी विद्युत बल्ब पर क्या है, 220 वोल्ट, कितना दिया है, 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित रहता है। क्या है, 100 वाट अंकित रहता है। तब जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसका पावर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पावर निकालना होगा। अब यहाँ 110 वोल्ट, जब ये आधा हो गया तो इसका हम क्या करते, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इसका ये 220 वोल्ट था, इससे आधा कितना हो गया, 110, तो ये कितना वाट हो जाएगा, 100 वाट का आधा 50 वाट हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अब इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बिहार बोर्ड हमेशा इस क्वेश्चन को लेके आता है, कभी 2 नंबर का तरफ रुक कर लेगा इसको लेके, कभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन दे देगा तो इसको मेन पॉइंट का हिसाब से रखेगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को पता नहीं कितना मोहब्बत है बिहार बोर्ड वाले को, हमेशा इस क्वेश्चन के ऊपर वो जाता ही है, दौड़ता है। तो क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। क्या बोला, कोई वस्तु है जिसको क्या करना चाहता, आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला ऑप्शन क्या है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया। अब 4 ऑप्शंस आपके सामने है, देखो बच्चों 4 ऑप्शंस है। क्या क्या है, आपको 4 ऑप्शंस पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो ऑप्शंस देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन का ऑप्शंस भले देख के लगता है बहुत बड़ा बड़ा है, क्वेश्चन छोटा है, ऑप्शंस बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। आपको ये परिभाषा याद ही होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यही परिघटना होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। किसकी होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन क्या पढ़े, उसी क्वेश्चन के ऊपर आधारित ये भी क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत जनित्र
क्या दिया, विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र आप लोग का घर में जो डैनमो का प्रयोग किया जाता है, जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, वो क्या करता है, विद्युत युक्त चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, विद्युत युक्त चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि लघु पतन क्या है, क्या पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ देता है लघु पतन क्या है। अरे लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बहुत अधिक हो जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत अधिक बढ़ जाता है तभी तो शॉर्ट सर्किट लगता है, तभी आपका बोर्ड जल जाता है, कभी कभी चार्जर जल जाता है, पंखा जल जाता है। तो कब होता है, जब लघु पतन होता है। क्या होता है, लघु पतन होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया पीबीओ प्लस सी पीबी प्लस सीओ बनाता है। पीबीओ ऑक्सीकृत होता है, सी ऑक्सीकरण है, सी एक अवकरण है, या रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, या सी क्या कार्य कर रहा है, सी क्या कर रहा है, अवकरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अवकरक का काम कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी एक अवकरक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी एक अवकरक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विलयन से, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 गैस देता है। आपको पता होगा जब किसी भी, क्या है क्वेश्चन में, जब हम किसी धातु किसी धातु को इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। अब 4 ऑप्शंस दिया है, क्या क्या दिया है, Mg दिया है, Cu दिया है, Al दिया है, Ag दिया है। किसके साथ अभिक्रिया कराने से हाइड्रोजन गैस देगा, जब हम अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएं तो कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, यदि विलयन का पीएच मान 13 है, इसका अर्थ यह है कि, अब आपको पता होगा पिछले लेक्चर में भी हमने इस बात का चर्चा किया था कि एक क्या है, ये पीएच स्केल होता है। क्या होता है, ये पीएच स्केल है, 0 से लेके 6.9 तक अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन 7 से लेके आगे का 7.1 से जितना भी आगे जाइएगा वो क्षारीय होगा। क्या हो जाएगा बच्चे, क्षारीय। और 7 वाले को हम क्या बोले, उदासीन। क्या बोले हैं, उदासीन बोले हैं। क्या बोले हैं, 7 वाले को उदासीन बोले। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला यदि किसी विलयन का पीएच मान 13 है, इसका अर्थ है कि यह क्या है, क्षारीय अम्ल है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है दोनों वाला क्वेश्चन। क्षारीय भास्मिक है, परबल अम्लीय है, परबल भास्मिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परबल भास्मिक होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्या हो जाएगा, परबल भास्मिक आंसर हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड का मोहब्बत है इस क्वेश्चन से। कभी आपको पूछ देगा, कभी 12th वाले को पूछ देता है, कभी 11th का एग्जाम में पूछा जाता है, कभी 12th का एग्जाम में, कभी 9th का। नहीं, ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्या बोला है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। क्या होता है, P4। आंसर नंबर डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पीतल में रहता है। पीतल कैसा है, मिश्र धातु है। पीतल कैसा धातु है, मिश्र धातु है। अब उसका संगठन के बारे में पूछा है कि इसका संगठन कौन कौन सा है। तो पीतल में कौन कौन सा संगठन रहता है, कॉपर और जिंक का रहता है। किसका किसका रहता है, कॉपर और जिंक का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, धातुओं की प्रकृति होती है। अब धातु का प्रकृति का बात बोला है। देखो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में इसके बारे चर्चा किया था कि हम धातु का प्रकृति कैसा होता है, इसका चर्चा किया गया था। विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है धातु इलेक्ट्रॉन दान करता है, जो दान करता है वो पॉजिटिव, जो ग्रहण करता है वो नेगेटिव। वही तो क्वेश्चन है, या धातु की प्रकृति होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, 20 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है।
चुंबकीय औषधि का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? चुंबकीय औषधि। जब किसी मेटल को हम लाते हैं, उसमें कुछ प्रकार का औषधि होती है, तो हम क्या करेंगे, उसको किस प्रकार दूर करेंगे? हम चुंबक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? चुंबक ले लेंगे। जो चुंबक प्रकृति को होगा, सेम नेचर का होगा, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो क्या हो जाएगा सर? चुंबकीय विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय विधि।